मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देर किए अपनी कहानी का एक नया सफर शुरू करते हैं। अध्याय 11। ईशान ने मन ही मन हिसाब लगाया कि अगर अभी की तरह हुसन पूरी रफ्तार से चलता रहा तो अंधेरा होने से पहले ही वे लोग ल्यूलिन टाउन पहुंच सकते हैं। शायद किस्मत अच्छी रही तो गर्म खाना भी खा पाएंगे। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे ही हुसन और ईशान 9 स्तरीय विचित्र पशुओं की सीमा से बाहर निकले और 10 स्तरीय विचित्र पशुओं की सीमा में प्रवेश करने ही वाले थे, सामने अचानक कुछ लोग आ गए। उन्हें कुछ लोग कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि सामने सिर्फ 7 लोग खड़े थे। जैसे ही हुसन ने इन 7 लोगों को देखा, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसके कदम रुक गए। उन 7 में सबसे बीच में खड़ा एक युवक, 20-22 साल का, बैंगनी सुनहरी पोशाक में, असाधारण व्यक्तित्व वाला। उसे देखते ही हुसन की आवाज गहरी हो गई। 5वें राजकुमार, राजकुमार वीर्यांश। हुसन के मुंह से ये नाम सुनते ही ईशान का चेहरा भी मुरझा गया। राजकुमार वीर्यांश ये कोई साधारण नाम नहीं था। वीर्यांश यानी कि राज्य का 5वां राजकुमार। वो एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व था, क्योंकि वर्तमान में राज्य का राजा उतना सक्षम और दूरदर्शी शासक नहीं था। इसी कारण पिछले 10 सालों से तीनों बड़ी कुलीन परिवारों के बीच आपसी मतभेद और यहां तक कि राजगद्दी छीनने की महत्वाकांक्षा पनप रही थी। लेकिन राजा के 2 बेटे असाधारण थे। उनमें सबसे प्रतिभाशाली था यही 5वां राजकुमार वीर्यांश। उसके पास न केवल मध्यम स्तर की अद्वितीय साधना प्रतिभा थी, बल्कि चतुराई और युद्ध नीति में भी कोई उसका सानी नहीं था। राज्य की ताकतें 4 भागों में बटी थीं। लियू परिवार, जो रक्तवंशीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लगभग 20.5% हिस्सेदारी। अग्रवाल परिवार, जो चू फैमिली की जगह, जो औषधि और मंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था, लगभग 20%। वर्मा परिवार, जो हथियारों और शस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, लगभग 15%। और शेष 10% छोटे बड़े अन्य गुटों के पास। राजपरिवार के पास कुल 30% शक्ति थी, यानी सीधी टक्कर। कोई भी पक्ष एक दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं हो सकता था। इसी संतुलन के चलते पिछले वर्षों में कई बार चारों शक्तियों के बीच खुले छिपे युद्ध और रक्तपात हुआ। कई बार बड़े पैमाने पर लहूलुहान लड़ाइयां हुईं, लेकिन अंततः किसी को निर्णायक जीत नहीं मिली। अब सामने खड़ा था वही राजकुमार वीर्यांश। हुसन के पास खड़े ईशान ने सोचा, अब तो जरूर भीषण संघर्ष होना तय है। वीर्यांश ने सामने आते हुए कहा, देखो, ये तो अग्रवाल परिवार का 3रा अंधरक्षक हुसन है। इसकी शक्ति शरीर साधना की 6ठी परत तक पहुंच चुकी है और इसे गुप्त तकनीक भी आती है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजकुमार की इस बात से उसके अंगरक्षक तुरंत चौकन्ने हो गए। आखिरकार राजकुमार की सुरक्षा सर्वोपरि थी। वीर्यांश की नजर फिर ईशान पर पड़ी। ये कौन है? एक साधारण व्यक्ति, और ये भी अंधरक्षक के साथ। अंगरक्षकों में से एक ने तुरंत कहा, महाराज, ये ईशान है, अग्रवाल परिवार का वो युवक जिसे 100 वर्षों में एक बार मिलने वाली प्रतिभा कहा गया था। लेकिन अब ये तो मात्र एक बेकार इंसान है। ईशान आज अपने ही परिवार के लिए उपहास का विषय है। अगर इसे यहीं अपमानित किया जाए तो ये हमारे लिए सुनहरा अवसर होगा। ईशान ने यह सुना तो मन ही मन गंभीर हो गया। हुसन ने धीमी आवाज में ईशान से कहा, ईशान, सामने की ताकत बहुत बड़ी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन भाग पाना होगा या नहीं, ये सिर्फ भाग्य पर निर्भर करेगा। ईशान ने सिर हिलाया। समझ गया। अगर जरूरत पड़ी तो तुम अकेले भाग जाना, मेरी चिंता मत करना। दोनों के फुसफुसाहट देखकर राजकुमार की आंखों में ठंडी चमक आ गई। भागने की सोच रहे हो? मार डालो इन्हें। जैसे ही आदेश मिला, वर्मा परिवार के 6 विशेषज्ञों ने तलवारें खींच लीं। हुसन ने दहाड़ लगाई, अलग अलग भागो।
और वो बिजली सी गति से वन के बाहरी हिस्से की ओर भाग निकला। ईशान ने उल्टा रास्ता चुना। वो मुड़ा और सीधा 9 स्तरीय विचित्र पशुओं की सीमा में घुस गया। ये उसका सोचा समझा कदम था। मेरे पास तो कोई शक्ति है नहीं। अगर सामने से भागने की कोशिश करूंगा तो पलक झपकते ही पकड़ लिया जाऊंगा। लेकिन 9 स्तरीय पशुओं के क्षेत्र में वे लोग मेरा पीछा करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। उन्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए मैं एक बेकार इंसान हूं। दूसरी वजह, हाँ, रास्ता। जब हुसन मुझे यहां से बाहर ला रहा था तो उसने बहुत सावधानी से वो रास्ता चुना था जहां 9 स्तरीय पशु न मिले। ईशान ने हर मोड़, हर पगडंडी याद कर ली थी। अब उसकी स्मरण शक्ति पहले से और भी तेज थी। शायद ये भगवान का दिया हुआ एक और वरदान था, जब से उसके भीतर वो कॉपी करने वाला रहस्यमयी प्रोग्राम आया था। ईशान ने मन ही मन ठान ली, मुझे वापस उसी गुफा तक पहुंचना है जहां कायांग फल और मेरिडियन घास थी। वहां पहुंचकर मुझे कॉपी और पेस्ट करना है और हर हाल में साधना शुरू करनी है। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो ताकत पाना ही होगा। राजकुमार वीर्यांश ने देखा कि ईशान 9 स्तरीय विचित्र पशुओं के क्षेत्र में जा रहा है तो ठहाका लगाया। उस बेकार पर ध्यान मत दो, पहले हुसन को पकड़ो। इस तरह ईशान अपनी नई मंजिल की ओर अकेला निकल पड़ा। अध्याय 12। लगता है ये जुआ जीत गया, क्योंकि की ये लौंग और उसके लोग ईशान का पीछा करने नहीं आए। इसका मतलब है कि आधी जान तो बच ही गई। अब आगे का रास्ता जिंदा बचकर निकलना उसके अपने भाग्य पर निर्भर था। शायद भगवान को उस पर दया आई थी, या फिर किस्मत ने साथ दिया। अगले सफर में ईशान का सामना एक बेहद शक्तिशाली अजीब जीव से हुआ, आकाश पर चलने वाला हाथी। खुशकिस्मती ये रही कि इस अजीब जानवर का स्वभाव अपेक्षाकृत शांत था। वह बिना कारण हमला नहीं करता था। चूंकि ईशान तो अब साधारण इंसान था, जिसके शरीर से जरा सा भी खतरे का आभास नहीं हो रहा था, वह विशाल जीव उसे देखकर पलट गया और चला गया। लेकिन उस आकाशगामी हाथी की आभा और उसके डरावने रूप को देखकर ईशान आधा मरा सा हो गया। पहले तो डर से और फिर उस प्राणी की अद्भुत ऊर्जा से हक्का बक्का रह गया। जब वह छूफान और हुसान के साथ यात्रा कर रहा था तब उसे दूरी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जब अकेले 2 पैरों पर चलना पड़ा तब समझ आया कि रास्ता कितना लंबा है। आधी रात के करीब पहुंचते पहुंचते ही वे उस गुफा तक पहुंचा जहां से कायांग फल तोड़ा गया था। जब तीनों ने भागने का निर्णय लिया था तभी ईशान ने इस गुफा को अपने सुरक्षित ठिकाने के रूप में सोच रखा था। पहली बात, यह स्थान बहुत छिपा हुआ था, जिसे विशेष रास्ते के बिना खोजना मुश्किल था। दूसरी बात, यहां पर पहले से ही 9वें दर्जे के लाल आंखों वाले रक्त भेड़िए की लाश और वांग परिवार के 4 साधकों की लाशें मौजूद थीं। उनके कारण आसपास के जानवर यहां आने से कतराते थे, यानी थोड़े समय के लिए ये जगह सबसे सुरक्षित थी। गुफा का मुंह बहुत बड़ा नहीं था और ज्यादा सुरक्षा और गुप्तता के लिए ईशान ने घास फूस इकट्ठा करके मुंह पर कुछ छिपा बना दिया और फिर अंदर प्रवेश किया। गुफा को छोड़े हुए आधा दिन बीत चुका था, लेकिन अंदर कोई खास बदलाव नहीं था। अगर कोई बदलाव था तो वह था खून की और भी तेज गंध। ईशान को इससे कोई परेशानी नहीं थी। आधुनिक दुनिया में उसके किराए के घर की बदबू इससे भी बुरी थी। थोड़ी खून की गंध उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसने गुफा में एक साफ जगह ढूंढी जो लड़ाई में क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। वहीं जमीन पर बैठकर उसने अपना सारा सामान सामने रख दिया। उस दिन की कमाई ये थी: 500 सोने के सिक्कों का एक चांदी का नोट, 17 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर, एक 10वें दर्जे का निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर जिसका 1/3 हिस्सा पहले ही इस्तेमाल हो चुका था, 12 कायांग फल की पत्तियां, दर्जनों सुगंधित फल और कुछ औषधीय पौधे जो उसने गुफा लौटने से पहले इकट्ठा किए थे। यही उस दिन की सारी उपलब्धि थी। वरना लोग कहते हैं, मारो और लूटो ही अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। 10वें दर्जे का निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर तो मेरिडियन घास को कॉपी करने के लिए काफी था,
जिससे उसकी टूटी हुई नसें ठीक हो सकती थीं। लेकिन ईशान ने ना तो उस एक पत्थर का इस्तेमाल किया और ना ही उन 17 छोटे पत्थरों का, बल्कि वह सीधे लाल आंखों वाले रंगभेड़िए की लाश की तरफ बढ़ गया। जिस रंगभेड़िए को हुसैन ने मारा था, उसका केवल सिर ले जाया गया था, बाकी पूरा शरीर वहीं रह गया था। ये नहीं था कि हुसैन को वह शरीर बेकार लगा, बल्कि असल में 9वें दर्जे के जीव का शरीर तो खजाना होता है। उसकी खाल से भी मजबूत कवच बनाए जा सकते हैं। लेकिन हुसैन का लक्ष्य जानवरों का शिकार नहीं था और ना ही उसके पास शरीर को स्टोर करने का कोई साधन था, इसलिए वह मजबूरी में उसे छोड़ गया। लेकिन यही तो ईशान की किस्मत थी, वरना इतना ताकतवर जीव का शरीर उसे कहाँ मिलता। ईशान ने अपना बायां हाथ रक्त भेड़िए के घाव पर रखा और मन ही मन अपनी कॉपी पे सक्षमता असक्रिय कर दी। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, कभी मजबूत दिखने वाला भेड़िया धीरे धीरे सूखने लगा और उसकी ऊर्जा से एक एक करके मेरिडियन घास प्रकट होने लगी। जब गिनती 600 तक पहुंची, तब ईशान ने खुद ही प्रक्रिया रोक दी। उसकी गणना के अनुसार टूटी हुई नसों को पूरी तरह ठीक करने के लिए लगभग 500 मेरिडियन घास की आवश्यकता थी। जंगल में प्रवेश करने से पहले वह पहले ही लगभग 180 का सेवन कर चुका था और अपनी नसों का 1/3 हिस्सा ठीक कर लिया था। बाकी 400 अब पर्याप्त थे। उसने अतिरिक्त 200 हर कॉपी किए, सिर्फ एहतियातन के लिए, क्योंकि आगे की साधना में यह घास उसकी नसों को और मजबूत करने और शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी। अगर इन 600 मेरिडियन घास को आध्यात्मिक पत्थरों में बदला जाए तो ये लगभग 100 से भी अधिक पत्थरों के बराबर हैं। फिर भी रक्त भेड़िए के शरीर का केवल 10वां हिस्सा ही खर्च हुआ। अब जबकि उसके पास पर्याप्त मेरिडियन घास थी, तो ईशान को तुरंत उनका सेवन करना चाहिए था और अपनी टूटी हुई नसों को ठीक करना चाहिए था, ताकि वह जल्द से जल्द की रिफाइनिंग चरण में प्रवेश कर सके। लेकिन जब उसने रक्त भेड़िए के बचे हुए शरीर की तरफ देखा, तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। इतनी विशाल ऊर्जा व्यर्थ चली जाए, ये सोचकर उसका दिल दुख गया। रुकिए, कायांग फल की पत्तियां भी तो हैं। ये सोचकर ईशान तुरंत उठा और एक पत्ती उठा ली। एक हाथ में पत्ती पकड़ी और दूसरा हाथ रक्त भेड़िए पर रख दिया। शुरुआत में उसे लगा कि कायांग फल की पत्तियों में तो थोड़ी सी ऊर्जा होती है। इसका मतलब है कि रक्त भेड़िए के बचे हुए शरीर से वह हजारों नहीं तो कम से कम कई हजार पत्तियां कॉपी कर सकता है। लेकिन जब वास्तव में प्रक्रिया शुरू हुई, तो मामला वैसा नहीं निकला। केवल 300 पत्तियां ही कॉपी हो पाईं और पूरा रक्त भेड़िया गायब हो गया। ये देखकर ईशान का दिल भर आया। उसकी गणना पूरी तरह गलत साबित हुई। गुफा में लाल आंखों वाले रक्त भेड़िए के अलावा वांग परिवार के पास साधकों की लाशें भी थीं। उनमें से 4 के शरीर में भी बड़ी ऊर्जा छिपी थी। लेकिन आधुनिक दुनिया से आया ईशान इंसानी शवों पर हाथ डालने की हिम्मत अभी नहीं जुटा पाया, इसलिए उन्हें वहीं छोड़ दिया। फिर से साफ जगह पर लौटकर उसने कुछ फल खाकर भूख मिटाई। जब मन शांत हुआ, तब वह पूरी तरह नसों को ठीक करने की साधना में डूब गया। एक के बाद एक मेरिडियन घास का सेवन करने लगा। जैसे ही 490वीं घास उसके शरीर में गई और आखिरी टूटी हुई नस भी जुड़ गई, ईशान की आभा अचानक बदल गई। जो आभा अब तक कमजोर और साधारण लगती थी, अब वह बिल्कुल अलग थी, मानो पहाड़ से उतरता हुआ शेर। एक ऐसा खौफनाक एहसास जिससे कोई भी कांप उठे। ईशान ने अपने सीने में भरी हुई एक लंबी गंदी सांस बाहर निकाली और आंखें खोलीं। 6 दिन तक लगातार हर बार 50 से ज्यादा मेरिडियन घास का सेवन करने के बाद अंततः उसने अपने शरीर की 12 टूटी हुई नाड़ियां पूरी तरह ठीक कर ली थीं। इस समय उसे लग रहा था कि उसके शरीर में इतनी ताकत है कि एक ही मुक्के से बड़ा पत्थर तोड़ सकता है। बेशक ये केवल एक भ्रम था, जो नाड़ियों की मरम्मत के बाद आंतरिक शक्ति के प्रारंभिक संचालन से पैदा हुआ था। यदि वो सचमुच इस समय पत्थर पर मुक्का मारने की कोशिश करता, तो निश्चित ही घायल हो जाता। भगवान ने मेरी सुन ली। आखिरकार मैं निकम्मे का नाम हटाकर आगे बढ़ पाया। चौहान परिवार के लोग, काशी राज्य के लोग, तुम सब जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, कुछ ही सालों में मैं तुम्हें डरा कर रख दूंगा। शरीर में 12 नाड़ियों के संचालन से उत्पन्न शक्ति को महसूस करते हुए ईशान के भीतर एक तेज उफान उठ रहा था।
उसने गहरी सांस ली और अपने उफनते मन को जबरन शांत किया। सामने ढेर सारी मेरिडियन घास पड़ी हुई थीं। ईशान ने उन्हें ध्यान से एक ओर सहेज कर रख दिया। ये घास न केवल टूटी हुई नाड़ियों को ठीक कर सकती थी, बल्कि नाड़ियों को मजबूत भी बनाती थी। हाँ, मजबूती की सीमा सीमित थी। 5 साल पुरानी मेरिडियन घास केवल क्यू रिफाइनिंग अवधि की शुरुआती 3 परतों में ही काम आती थी। आगे नाड़ियों को और मजबूत करना हो तो और पुरानी, अधिक शक्तिशाली घास चाहिए। ईशान को भली भांति समझ था कि शरीर शोधन और क्यू रिफाइनिंग दोनों साधना की नींव हैं। नींव जितनी मजबूत होगी, आगे की उपलब्धियां उतनी ऊंची होंगी। आधुनिक दुनिया से आया होने के कारण वह इस सिद्धांत को गहराई से जानता था। ऊंची इमारत की नींव हमेशा जमीन से ही शुरू होती है। अब जब नाड़ियां पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं और मरम्मत के दौरान मजबूत भी हो गई थीं, उसकी अगली जिम्मेदारी थी साधना आरंभ करना। उसे अपनी दूसरी स्मृतियों में छुपा हुआ एक साधना ग्रंथ याद आया, तैक्षुण हृदय सूत्र। प्रतिभा की तरह साधना ग्रंथ भी अलग अलग स्तरों के होते हैं। ये 3 श्रेणियों और 4 स्तरों में बांटे जाते हैं: धरती, आकाश, पीला और काला। इन सब में पीला स्तर सबसे नीचे और आकाश स्तर सबसे ऊपर होता है। तैक्षुण हृदय सूत्र एक निचले स्तर का गूढ़ ग्रंथ था। यह चौहान परिवार की सबसे कीमती धरोहर थी, जिसे केवल परिवार का मुखिया और आंतरिक बुजुर्ग ही साध सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में ईशान जैसे सदस्य को यह ग्रंथ कभी नहीं मिलता, लेकिन जब परिवार में उसकी प्रतिभा की परीक्षा ली गई थी, तब उसने सबको हैरान कर दिया। उसी रात परिवार प्रमुख चौहान त्यागराज और कई बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि ईशान को तैक्षुण हृदय सूत्र की शुरुआती 2 परतें याद करवाई जाएं। यही वजह थी कि उसे इस स्तर के गूढ़ ग्रंथ से संपर्क मिला। अमर महाद्वीप पर सबसे अनमोल वस्तु न तो दिव्य खजाने होते हैं, न ही दिव्य शस्त्र। सबसे अमूल्य धरोहर होती है साधना कला। एक अच्छा साधना ग्रंथ साधक की गति कई गुना बढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर, कोई योद्धा यदि निचले पीले स्तर का ग्रंथ साधे तो उसे शरीर शोधन अवस्था में पहुंचने में 30 साल लग सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति यदि निचले गूढ़ स्तर का ग्रंथ साधे तो मात्र 15 साल में प्रगति कर सकता है। और यदि पृथ्वी या आकाश स्तर का ग्रंथ हो तो वह कुछ ही वर्षों में उस अवस्था में पहुंच सकता है। यानी साधना प्रतिभा और साधना ग्रंथ दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। चौहान त्यागराज के अनुसार तैक्षुण हृदय सूत्र सिर्फ निचले गूढ़ स्तर का नहीं, बल्कि मध्यम या यहां तक कि उच्च गूढ़ स्तर का भी हो सकता है। परंतु फिलहाल परिवार के पास इसका केवल खंडित रूप था, जिसमें केवल 3 परतें उपलब्ध थीं। इसलिए इसे अस्थायी रूप से निचले गूढ़ स्तर का माना गया। त्यागराज और परिवार के बुजुर्गों की आशा थी कि ईशान जब शरीर शोधन अवस्था से आगे बढ़कर क्यू परिवर्तन अवस्था में पहुंचेगा, तब वह परिवार के लिए इस सूत्र का शेष भाग खोज सकेगा। लेकिन नियति ने अलग मोड़ लिया। साधना शुरू करने से पहले ही युद्ध की आघात लहर ने उसकी नाड़ियां तोड़ दी और वह निकम्मा कहलाने लगा। अब उस सूत्र की पहली परत की स्मृति को ध्यानपूर्वक दोहराते हुए ईशान ने सुनिश्चित किया कि उसमें कोई भूल न हो। फिर उसने आंखें बंद ही रखीं और अपनी श्वास प्रक्रिया बदलनी शुरू कर दी। क्यू रिफाइनिंग काल का प्रारंभिक चरण था स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को अनुभव करना। केवल इस आभा को महसूस करके ही उसे शरीर में खींचा जा सकता है और नाड़ियों के संचालन से आत्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ईशान ने अपने मन को पूरी तरह शांत किया, सभी विक्षेपों को दूर किया और केवल आकाश धरती में बिखरी आभा को अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। फिर अचानक ईशान ने महसूस किया कि उसकी चेतना किसी हल्की सी लहर से टकराई है। वह लहर इतनी क्षीण थी कि यदि ध्यान से महसूस न किया होता तो उसका अस्तित्व ही पता न चलता। इस हल्की तरंग का अनुभव होते ही ईशान का मन आनंद से भर गया। लगता है मैं आधा सफल हो गया हूं। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये खुशी आई, उसका ध्यान डगमगा गया और वह अनुभूति तुरंत लुप्त हो गई। ईशान ने परवाह नहीं की, उसने दोबारा मन को शांत किया। जब उसने पहली बार आभा का अनुभव किया था तो उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था।
लेकिन अब गहराई से सोचने पर उसका चेहरा गंभीर हो गया। भले ही उसने 1 साल साधना खो दी थी, टूटी हुई नाड़ियों के कारण, लेकिन अब वह कोई नया नहीं था। दूसरी स्मृतियों की बदौलत उसे अभ्यास का अनुभव था। चौहान परिवार में रहते हुए वह कई चरणों के योद्धाओं से परिचित हो चुका था। वो जानता था कि साधना की शुरुआत में हर साधक को आकाश धरती की आभा अनुभव करने में अलग-अलग समय लगता है। यह समय सीधे जुड़ा होता है प्रतिभा, क्षमता और साधना ग्रंथ की गुणवत्ता से। प्रतिभा जितनी उच्च, ग्रंथ जितना श्रेष्ठ, उतना ही कम समय लगता है। इतिहास में सबसे तेज समय 300 साल पहले का था। काशी राज्य के शाही परिवार का एक परम योद्धा। वह 7वीं श्रेणी का प्रतिभाशाली था और उसने भी एक निचले गुण स्तर का ग्रंथ साधा था। उसे पहली बार आभा अनुभव करने में 3 घंटे से अधिक का समय लगा था। लेकिन ईशान तो केवल 8वीं श्रेणी का प्रतिभाशाली था, उससे एक पूरा स्तर नीचे। फिर कैसे वह उससे भी कम समय, बल्कि लगभग 3 गुना कम समय में आभा अनुभव कर पाया? क्या मेरी क्षमता असाधारण है? ईशान ने तुरंत ही सिर हिलाकर इस विचार को नकार दिया। क्षमता को आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह बात की साधना की गति और समान स्तर पर शक्ति से जानी जाती है। फिलहाल कोई ठोस उत्तर न मिलने पर ईशान थोड़ी चिंता में डूब गया। उसने पूरी प्रक्रिया को दोबारा याद किया, लेकिन कोई गलती नहीं मिली। उसने यह चिंता अपने दिल में ही दबा ली। अब जब आकाश धरती की आभा का अनुभव हो गया है, तो अगला कदम था इस आभा को शरीर में खींचना। केवल तभी वह सचमुच क्यों रिफाइनिंग काल की पहली परत में प्रवेश करेगा, और तभी वह आत्मिक पत्थरों में संचित आभा को नियंत्रित करके अपनी साधना की गति को तेज कर सकेगा। गुफा में बैठे ईशान की श्वास अब स्थिर और गहरी होती जा रही थी। उसकी धड़कन धीरे धीरे शांत होने लगी। पूरी गुफा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। यहां तक कि ठंडी हवा की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। अध्याय 14 को महसूस करना आसान है, लेकिन उस महसूस की गई रीकी को शरीर में उतारना बेहद कठिन। ईशान ने सिर्फ 1 घंटे में आभा को महसूस कर लिया था, लेकिन उस आभा को चलाकर शरीर में लाने में उसे लगभग एक पूरा दिन लग गया। जहां तक उस आभा को शारीरिक शक्ति में बदलने की बात थी, उसमें और भी समय लगने वाला था। फिर भी ईशान बहुत संतुष्ट था। दोबारा साधना करने का अवसर मिलना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। इसलिए उसने बिना किसी अधीरता के कई और दिन लगाए और धीरे-धीरे की रिफाइनिंग काल में प्रवेश कर लिया। दिन तेजी से बीत गए। साधना के दौरान रीकी को शरीर में खींचना उसकी ऊर्जा और शारीरिक ताकत को बुरी तरह से खर्च कर रहा था। इस समय वो बेहद थक चुका था। जबरदस्ती साधना करना न केवल बेकार होता, बल्कि उसके मानसिक संतुलन को भी क्षति पहुंचा सकता था। इसके अलावा उसने पहले से इकट्ठा किए गए सारे फल भी खा लिए थे। अब उसे नए फल ढूंढने ही थे। ईशान सावधानी से गुफा से बाहर निकला। अपनी स्मृति के आधार पर वो गुफा से ज्यादा दूर नहीं गया और जल्दी ही एक पेड़ ढूंढ लिया जो ढेर सारे फलों से लदा हुआ था। उसने दर्जनों फल तोड़े और जल्दी-जल्दी गुफा में लौट आया। वहां उसने एक ही बार में दर्जन भर से ज्यादा फल खाए और अस्थायी रूप से भूख प्यास मिटाई। फिर वो सीधे जमीन पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। अगले कुछ दिन वो साधना में डूबा रहा। थकान होती तो आराम करता, नींद आती तो सीधा सो जाता, भूख लगती तो फल खा लेता। इस तरह कई दिन बीत गए। लगातार 4 दिन तक रुक रुक कर साधना करते हुए अंततः महसूस की गई आभा शरीर की सतह तक पहुंचने लगी। 5वें दिन की सुबह अपने चित्त के नियंत्रण में आभा अचानक उसके शरीर के भीतर समा गई और फिर उसकी नाड़ियों में विलीन हो गई। फौरन ही उसकी नसों में तीव्र दर्द हुआ। ये दर्द ऐसा था जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। लेकिन उसी क्षण उसकी नसों से एक प्रबल शक्ति उठी, जिसने उसके थके हुए मन को फिर से जागृत कर दिया। आखिरकार मैं की रिफाइनिंग काल की पहली परत तक पहुंच गया। अपने भीतर से आ रही ताकत को महसूस करके ईशान खुशी से लगभग चिल्ला उठा।
इतने कष्टों के बाद यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि उसका मन आसमान की ओर देखकर चिल्लाने को हो रहा था, उसने अपने आप को काबू में रखा और चित्त को डुबोकर आभा को शरीर में और खींचने की कोशिश जारी रखी। की रिफाइनिंग काल की पहली परत में पहुंचने का मतलब ये नहीं कि साधना वहीं रुक जाए। शरीर में पर्याप्त रीकी का संचय होना अनिवार्य था। जब तक वो स्तर हासिल ना हो, तब तक स्पिरिट स्टोन की ऊर्जा को खींच पाना असंभव था। अब जब पहली बार आभा उसके शरीर में समाई थी, आगे की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान लग रही थी। ईशान ने न खाने की परवाह की, न आराम की। पूरा दिन उसने ध्यान साधना में ही बिता दिया और 20 से भी ज्यादा आभा की धाराएं अपने शरीर में समा लीं। उसके बाद ही वो मुश्किल से एक स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने लायक हुआ। उसने साधना रोक दी और फिर से कई फल खाकर सीधे जमीन पर गिरा और गहरी नींद सो गया। अगली सुबह जब वो समय पर जागा, तो इस बार सीधा साधना में नहीं बैठा। पहले वो गुफा में धीरे धीरे टहलता रहा, अपनी सांसें संतुलित की और अपने मन को सर्वोत्तम अवस्था में पहुंचाया। जब उसका चित्त स्थिर और एकाग्र हो गया, वो तुरंत जमीन पर बैठ गया। उसने एक स्पिरिट स्टोन निकाला, जिसमें साधारण से थोड़ी कम आभा थी, और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर तैक्षुण हृदय सूत्र की विधि का प्रयोग करके उसमें से आभा को खींचना शुरू किया। हवा में बिखरी हुई आभा की तुलना में स्पिरिट स्टोन की आभा अत्यंत सघन थी। यदि हवा की आभा एक बूंद पानी जैसी थी, तो स्पिरिट स्टोन की आभा एक गिलास भरे पानी जैसी थी। धीरे धीरे स्पिरिट स्टोन की आभा उसकी 12 नाड़ियों में घुलने लगी। शीघ्र ही केवल एक नाड़ी में लगभग 1% आभा भर गई। की रिफाइनिंग काल की पहली परत का लक्ष्य यही था, शरीर की 12 नाड़ियों को आभा से भरना। जब सारी नाड़ियां पूरी तरह आभा से भर जाती हैं, तो साधना की क्रियाओं से ये आभा रूपांतरित होकर आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। यही आध्यात्मिक शक्ति एक साधक को दूसरी परत में प्रवेश कराती है। आध्यात्मिक शक्ति बनने के बाद ही योद्धा का बल वास्तविक रूप से बढ़ता है। तभी वो कुछ निम्न स्तर की मार्शल आर्ट्स भी साध सकता है। ईशान ने जल्दी ही महसूस किया कि उसकी स्थिति असाधारण थी। चाहे उसकी जन्मजात प्रतिभा हो या तैक्षुण हृदय सूत्र की शक्ति, उसकी नाड़ियों में साधारण योद्धाओं से 3 से 4 गुना अधिक रेकी समा रही थी। जहां एक साधारण साधक एक स्पिरिट स्टोन से एक नाड़ी भर सकता था, वहीं ईशान को उसी नाड़ी के लिए 3 स्पिरिट स्टोन चाहिए थे। इसका अर्थ था कि उसकी नाड़ियां दूसरों की तुलना में कहीं अधिक विशाल और गहरी थीं। लेकिन आश्चर्यजनक यह था कि अधिक रेकी खींचने के बावजूद उसकी गति धीमी नहीं हुई। जहां साधारण साधक को एक स्पिरिट स्टोन खत्म करने में 3 दिन लगते, ईशान उसे सिर्फ 1 दिन में समाप्त कर देता। इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उच्च प्रतिभा और श्रेष्ठ साधना विधि का लाभ कितना अद्भुत होता है। ये सोचकर उसके मन में कौतूहल जगा। अगर किसी साधक की प्रतिभा प्रथम श्रेणी की हो और वो स्वर्गीय स्तर की विधि साध रहा हो, तो क्या वो कुछ ही मिनटों में एक स्पिरिट स्टोन सोख सकता है? ये विचार उसे कंपा गया। उसने तुरंत सिर झटका और उस कल्पना को मन से निकाल फेंका, ताकि साधना पर ध्यान केंद्रित रह सके। फिर उसने अपने पास मौजूद पत्थरों की गिनती की। 12 नाड़ियों को भरने के लिए उसे कुल 36 स्पिरिट स्टोन चाहिए। उसके पास इस समय 17 साधारण स्टोन और एक 10वीं श्रेणी का निम्न स्तर का स्टोन था। ये मात्रा उसे दूसरी परत तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। जब तक वो दूसरी परत तक पहुंचेगा, उसकी आभा आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाएगी और वो कुछ मार्शल आर्ट्स भी साध सकेगा। तब वो अंततः अनंत वन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता था। आधा महीना हो गया था और वो केवल फलों पर जी रहा था। शरीर को और पोषण चाहिए था। साथ ही आगे की साधना के लिए और भी स्पिरिट स्टोन की जरूरत पड़ेगी, जो इस वन में मिलना असंभव था। फिलहाल उसने चिंता को किनारे रखा और सोने की बजाय फिर से एक स्टोन निकाला और साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे जहां पहले वो एक दिन में एक पत्थर खत्म करता था, अब उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो 2 और फिर 3 पत्थर प्रतिदिन समाप्त करने लगा। Thank you for watching this video.
Please like, comment, and subscribe for more videos.